बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। स्टूडेंट, चूँकि ये चैप्टर नामी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसमें हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास किसी एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगी, ठीक है, या हम कहते हैं कि अगर हमारे पास उस कॉइल में एक कॉइल में करंट में हम चेंज लाते हैं और उसकी वजह से दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, उस प्रोसेस को फिर हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इसको हम फिर नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो है कोई से दो कॉइल्स हों, एक कॉइल को हम जो है किसी इनपुट बैटरी या एसी सोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर लें, जबकि दूसरा जो है हमारे पास कॉइल जो है वो कनेक्टेड ना हो, तो जब हम क्या करते हैं, ये करंट जो है उसको हम चेंज कर रहे होते हैं, जो कि प्राइमरी कॉइल में है या फर्स्ट कॉइल में है, उसमें अगर हम करंट में चेंज लाते हैं तो करंट में चेंज लाने की वजह से उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी चेंज होगा, तो वहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो भी फिर चेंज होगा। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में इसको डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं, या फेराडे लॉज में जो हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे आप डिटेल में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तीन बातें हम करते हैं। या तो हमने क्या करना होगा, एक कॉइल को फिक्स करके दूसरे को मूव करना होता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाए, ठीक है, या फिर हम जो है सेकेंड वन को जो है क्या करते हैं, फिक्स करते, फर्स्ट वन को मूव करते, या हम दोनों को मूव करते हैं, या हम दोनों को कांस्ट मींस फिक्स करते हैं, इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है उसको हम चेंज करते हैं। तो ये तीन चार किस्म है, केसेस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ला सकते हैं, फ्लक्स में चेंज ला सकते हैं, और उसकी वजह से फिर हमारे पास आउटपुट पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैं एक दफ़ा आपको फिर जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है अगर इसको अंडरस्टैंड, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक जो है उस लेक्चर को आप मस्ट अंडरस्टैंड करें, उसको आप मस्ट देखें, तभी जो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन है क्या चीज़, कि द फिनोमिना इन विच द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन सर्किट और कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन अनदर सर्किट और कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो फिनोमिना, वो मेथड, वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है किसी एक सर्किट या कॉइल में, ठीक है, किसी एक सर्किट या कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, किस वजह से, वाई, ड्यू टू द चेंज इन करंट इन अनदर सर्किट और कॉइल। अगर दो कॉइल हैं, ठीक है, एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, किस वजह से, दूसरे कॉइल में करंट में चेंज आने की वजह से, ठीक है, तो फिर इस फिनोमिना या इस प्रोसेस को फिर हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल बाहमी को कहते हैं, ठीक है, इश्तिराक। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है एक सेटअप हमने बनाया हुआ है। एक हमारे पास ये बैटरी है, ये हमारे पास की, ये जो हमारे पास आयरन कोर है, ठीक है, ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है आयरन कोर है, उसके अराउंड हमने कॉइल बनाया हुआ है, ठीक, ये कॉइल, ये वायर जो हमने इस तरह अराउंड वूंड किया हुआ है, ये कॉइल है जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल। और दूसरे साइड पे, इसके दूसरे एंड के ऊपर हमने दूसरा कॉइल लगाया हुआ है, उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल। और यहाँ पे हमने फिर गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हमें बताएगी कि इसकी रीडिंग अब कितनी है। फर्स्ट यहाँ पे तो अब हमारे पास क्या है, ये तो अभी 0 पे है, किसी किस्म की कोई करंट अब इसमें नहीं है, बिकॉज यहाँ पे की क्या है, ओपन है। तो अब देखो जनाब, ये जो प्राइमरी कॉइल है उसको हम कहते हैं, जिसके जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जो सोर्स के साथ कनेक्टेड है, उसको हम प्राइमरी कॉइल, जबकि दूसरी साइड पे जो गैल्वेनोमीटर या आउटपुट साइड पे कॉइल जो है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब देखो फर्स्ट केस, जब हम इस प्रोसेस को अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर में करंट कब शो होगा। अब यहाँ पे देखो पहले 0 पे है, ठीक है। फर्स्ट केस में जब हम इस की को क्लोज कर, अभी तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा ना, करंट जो है हमारे पास क्या है, 0। फर्स्ट केस में करंट हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि की हमारे पास ओपन है। जैसे ही मैं इस की को क्लोज कर दूं, या चलो बिफोर, हमारे पास जब की ओपन है तो करंट चूंकि 0 है, जब करंट 0 होगा तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0। इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फ्लक्स 0। जैसे मैं इस की को क्लोज कर दूंगा, ये की जैसी क्लोज हो जाएगी, इसमें अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी।
पहले करंट क्या था 0, अब हमारे पास करंट क्या हो जाएगा I। अब इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है I। यहां पे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या था, B की वैल्यू पहले केस में क्या था, B की वैल्यू पहले केस में था 0, लेकिन अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इज इट क्लियर? तो अब देखो मैं यहाँ पे जो हुए आप ये मैं इससे बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बेस आपकी जो है वो क्लियर हो जाए। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 था, क्योंकि हमारे पास इसमें फ्लो होने वाला करंट 0 था, जैसे हमने करंट को फ्लो करवाया, जैसे हमने करंट को फ्लो करवाया, इसकी को जैसे हमने क्लोज किया, ठीक है, इसमें से करंट I फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस कॉइल में, क्योंकि इस कॉइल के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे इस कॉइल में ये करंट फ्लो हो जाएगा। अब ये सोलेनोइड का केस जो है हमने उसमें पढ़ा था कि whenever a current is flowing through a solenoid it behaves like a bar magnet। वो टॉपिक आप जो है सोलेनोइड जो लेक्चर है उसको आप मस्त देखें। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सोलेनोइड है या एक कॉइल है, जब हम सोलेनोइड या कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखो पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 था, अब मैग्नेटिक फील्ड B हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ गया चेंज। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अब मैग्नेटिक फील्ड है, एक चेंज आ गया। जैसे यहाँ पे चेंज आएगी, इससे फ्लो होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ पे पास हो जाएगी या इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है। पहले हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म की कोई फील्ड लाइंस नहीं थी, लेकिन अब ये फील्ड में आ गया है। जैसे फील्ड में आ जाएगी, ये गिल्वानोमीटर आपको यहाँ पे क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन, फॉर एग्जांपल इस 10 की तरफ जो है ये आपको डिफ्लेक्शन शो कर देगा, जिसका मतलब ये होगा कि अब सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है पॉइंट कि अब डिफ्लेक्शन जैसे हमने की को क्लोज किया, यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ गई, गिल्वानोमीटर ने आपको डिफ्लेक्शन शो की, यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ करंट जो है वो शो होगा। मींस यहाँ पे जो नीडल है गिल्वानोमीटर की वो इस तरह डिविएट हो जाएगी, डिफ्लेक्शन शो कर देगी, जिसका मतलब ये होगा कि इस आउटपुट पे हमारे पास करंट आ गया है। इज इट क्लियर? अब सेकेंड केस की तरफ आते हैं। ये फर्स्ट केस, सेकेंड केस क्या है, अगर ये जो की है जिसको हमने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, अगर इसको हम इसी तरह ही क्लोज रखें, मेरी बात को गौर से सुने, यहां पे हमने क्लोज कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट केस में जैसे हमने क्लोज किया यहां पे आपको करंट शो हो गया, लेकिन अगर यहां पे इसकी को हम कंटिन्यूस क्लोज रखें, मतलब अगर इसमें कंटिन्यूस करंट की फ्लो हो रही है, कांस्टेंट करंट की, क्योंकि हमारे पास क्या है बैटरी है, कांस्टेंट करंट यहां पे फ्लो करेगी। जैसे करंट कांस्टेंट इसमें फ्लो करेगी और इसको अगर हम कुछ टाइम के लिए इस तरह कंटिन्यू रखें, तो आप देख लेंगे यहां पे जो डिफ्लेक्शन पहले जो 10 पे थी ये डायरेक्ट वापस क्या आ जाएगी 0 पे आ जाएगी। ये डिफ्लेक्शन आपको फिर क्या पे शो करेगी 0 पे, मतलब नो करंट। अब फिर इंसान हैरान हो जाता है कि यहाँ पे तो फर्स्ट केस में इन्होंने करंट शो किया, जैसे हमने यहाँ पे की को क्लोज किया यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो गई, लेकिन अब की तो क्लोज है, लेकिन हमारे पास करंट क्या हो जाता है 0। अब फिर ये सोचने वाली बातें हैं। अगेन देखो थर्ड केस पे आ जाते हैं, इसको फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड केस में यहां पे की जो पहले से क्लोज थी, जो पहले से क्लोज थी, इसको अब हम क्या करते हैं, पहले जो क्लोज थी, ठीक है, ये वाला केस जब क्लोज थी, इसको हम क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे जो डिफ्लेक्शन पहले 0 पे था ये दूसरी साइड पे आ जाता है, ये फिर से आपको डिफ्लेक्शन शो कर देता है, फिर से क्या कर देता है शो कर देता है। अब अगर इस की को इसी तरह ही ओपन रखें, इस की को इसी तरह ही ओपन रखें, फिर ये वापस क्या हो जाएगा 0 पे आ जाएगा। अब यहां पे सोचने वाली बात ये थी, कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि पहले केस में जैसे हमने की को क्लोज किया यहां पे करंट आ गया, लेकिन अगर हम इसको इस तरह कंटिन्यूस क्लोज रखें तो अगेन करंट 0 हो जाता है। हालांकि यहाँ पे इसमें तो करंट फ्लो हो रही है, लेकिन आउटपुट पे आपको करंट डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन थर्ड केस में जैसे हमने इस की को ओपन किया यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्लेक्शन शो हो गई फिर से, हालांकि अब इसमें फ्लो होने वाला करंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने डिफ्लेक्शन शो कर दी। लेकिन अगर यहाँ पे भी हम इसको इस तरह ही ओपन रखें, कंटिन्यू रखें, इसको ओपन ही रखें, तो फिर से कुछ टाइम बाद आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ये डिफ्लेक्शन फिर से क्या हो जाएगी 0 पे आ जाएगी।
ये फिर से डिफ्लेक्शन आपको 0 पे शो करेगी। अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गई तो इससे हमें क्या अंदाजा होता है, यही वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। देखो अब मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं कि ये क्यों यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन शो हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे फिर आपको डिफ्लेक्शन शो हो गई। वाई? देखो पहले केस में जब हमने की को क्लोज किया तो पहले मैग्नेटिक फील्ड था 0, तो यहाँ पे जैसे हमने क्लोज किया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया, 0 से मैक्सिमम पे आ गया, 0 से मैक्सिमम पे आ गया। एक वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, फॉर एग्जांपल ये 5 फील्ड लाइंस जो है इसमें से पास हो गए, पहले 0 थे अब 5 पास हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गई। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज आएगी तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन शो होगी। लेकिन इस केस में फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल उतनी फील्ड लाइंस इसमें अभी भी पास हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें जब इसको हम इसी तरह कंटिन्यू क्या करें, इसको हम क्लोज रखें और ये फील्ड लाइंस जो 5 फील्ड लाइंस या जितनी भी हैं अगर ये कंटिन्यूसली इसमें से पास हो रहे हैं फिर तो फील्ड में चेंज नहीं आ रहा ना, पहले 0 से बी पे चला गया है, लेकिन अब तो वही फील्ड लाइंस ही पास हो रहे हैं, मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रहे हैं, या मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट रह गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा आपको जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो गई, 0, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपको आउटपुट पे ईएमएफ तभी इंड्यूस होगी या करंट तभी इंड्यूस होगा जब फील्ड में या फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जा रही है, कांस्टेंट फील्ड लाइन जो इसमें से पास हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए आपको डिफ्लेक्शन 0 शो हो गई। थर्ड केस में फिर जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों शो हो गई, क्योंकि जैसे हमने इस की को ओपन किया तो यहाँ पे करंट की वैल्यू एकदम से क्या हो गई, 0। जब एकदम से 0 हो गई तो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हो गई, कम हो गई। पहले क्या थे 5, फिर ये जब करंट जो इसमें से खत्म हो शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, उसमें अगेन चेंज आ गई फ्रॉम बी टू 0, पहले 0 टू बी, अब जो है बी टू 0, पहले यहां से बी पे आ गया अब बी से वापस 0 पे चला गया है। तो अगेन देखो यहाँ पे चेंज है, हाईएस्ट है लोअर की तरफ, यहां से 0 से बी, फिर बी से 0, तो जैसे ही फिर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गई यहाँ पे इन्होंने फिर से डिफ्लेक्शन शो की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया, फ्लक्स में चेंज आ गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन शो हो गई। लेकिन अगर इसको हम इस तरह कंटिन्यू ओपन रखें तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, चूंकि फिर तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से कांस्टेंट मतलब 0 ही रह जाएगा, तो अगेन आपको यहाँ पे ये करंट क्या हो जाएगा, 0। अब अगर हमें आउटपुट पे करंट चाहिए तो हमें इसकी को क्या करना होगा, इस तरह ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और जितना हम इसको कंटिन्यूसली ऑन ऑफ करेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा और यहाँ पे आपको आउटपुट पे करंट जो है वो शो होगा, या आपको गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि आउटपुट पे हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि बस जस्ट इस की के लिए बैठ जाएं और या इस स्विच के लिए बैठ जाएं और इसको ऑन ऑफ करते रहे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एसी सोर्स लगा लेते हैं, क्योंकि अच्छा ऑन ऑफ करने की वजह से होता क्या है कि ऑन ऑफ जब हम करेंगे तो यहाँ पे कभी करंट की वैल्यू जाएगी, कभी करंट की वैल्यू नहीं जाएगी, मतलब करंट में क्या आ रहा होगा, चेंज, करंट में चेंज आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो आपको आउटपुट पे करंट मिलेगा या ईएमएफ आपको इंड्यूस होगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने करंट को चेंज करना है, तो या तो आपने ये करना है कि इसकी को कंटिन्यूसली जो है आप ऑन ऑफ करें, ठीक है, या फिर आपको ऐसा कोई और तरीका यूज करने कि ये करंट की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली क्या हो रही हो, वो चेंज हो रही है। तो उसके लिए फिर हम क्या लगाते हैं, एसी सोर्स लगाते हैं, एसी, क्योंकि हमने एसी में पढ़ा है ना कि अल्टरनेटिंग करंट है, कभी करंट मैक्सिमम होता है फिर 0 की तरफ आता है, फिर मैक्सिमम होता है फिर 0 की तरफ, और इस तरह वेव्स बनाते हैं, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूसली उसमें अमाउंट ऑफ करंट जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, और जब अमाउंट ऑफ करंट चेंज होगा इनपुट के ऊपर मींस प्राइमरी कॉइल में, तो आपको आउटपुट पे कंटिन्यूसली जो है वो वोल्टेज या ईएमएफ जो है वो आपको मिलेगा। इंशाल्लाह इसको हम फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ट्रांसफार्मर, उसी केस में हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट
म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सेकेंडरी कॉइल है और एक प्राइमरी कॉइल है, इन दोनों की म्यूचुअल रिलेशन की वजह से हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ हमें मिल रहा है, इसलिए इसको हम फिर नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो यहाँ पे हम जो है मैथमेटिकली हमने इसके लिए मैथमेटिक्स जो अंडरस्टैंड करना है, फार्मूला निकालना है, उसके लिए यूनिट हमने निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे आते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकल यहाँ पे जो मैंने बात ही की उसी को हम यहाँ पे मैथमेटिकली करते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। देखो ना, मैंने आपको बताया ना कि इस कॉइल में जब करंट में चेंज आएगा, ये कौन सा कॉइल है, प्राइमरी, तो इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है उसको हम प्राइमरी करंट कहते हैं। यहाँ पे इसमें जो फ्लो होने वाला करंट होगा उसको फिर हम सेकेंडरी करंट कहेंगे, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करेगा। तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो करते हैं उसको हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? और जो सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा उसको हम आई एस से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी ये आई एस हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज होगा उसको हम वीपी का नाम देंगे, और यहाँ पे या ईएमएफ होगा या वोल्टेज होगा, चलो हम ईएमएफ कहते हैं, तो ये ईपी होगा, और यहाँ पे जो ईएमएफ होगा उसको फिर हम क्या नाम देंगे, ईएस, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये प्राइमरी कॉइल के साथ रिलेटेड तो पी, और जो सेकेंडरी के साथ है वो है एस। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है तो फिर क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जितना हम यहाँ पे चेंज लाएंगे उतना यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे पास ईएमएफ है उसको हम ईएमएफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस एप्सिलॉन एस, एस फॉर सेकेंडरी एंड दिस एप्सिलॉन सिंबल फॉर ईएमएफ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि EMF in the secondary coil, this is directly proportional to the change in primary coil with primary current with respect to time. Change with respect to time in a current of primary coil. Is it clear? Delta IP by delta T. Delta IP by delta T का मतलब क्या है कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है, डेल्टा IP by delta T. डेल्टा मीन्स चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। प्रोपोर्शनल क्यों करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा इसमें चेंज आएगा उतना आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर चेंज नहीं है तो ईएमएफ भी नहीं होगा, जीरो। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिनल करंट। यहाँ पे जो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आएगा, हमेशा याद रखो वो ओरिजिनल करंट के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम जो है लेंज़ लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि दिस नेगेटिव साइन शोज लेंज़ लॉ, और लेंज़ लॉ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 2 है उसमें आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन हेयर। तो वहाँ पे आप इजीली जो है, या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने दी है तो काइंडली आप उस लेक्चर को मस्ट देखें लेंज़ लॉ का। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हमेशा ये शो करता है कि हमारे पास जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा ओरिजिनल करंट की जो है क्या करता है, अपोजिशन करता है, क्योंकि हमारे पास जो है ये इसी अपोजिशन जो है इसी चेंज की वजह से, या दूसरे हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास इंड्यूस करंट होता है ये ऑलवेज उसी काज की अपोजिशन करता है जिसकी वजह से जो है वो क्या हो, मीन्स उसका वजूद हो। ठीक है, उसी की अपोजिशन करता है जिसकी वजह से ये है, और ये किस वजह से, चेंज इन करंट, इसमें चेंज आ रहा है ना, तो ये इसी की अपोजिशन करता है। ये आप लेंज़ लॉ को देखें तो वहाँ पे आपको इजीली जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेंज़ लॉ की जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अच्छा, अब देखिए इसके लिए मैथमेटिक्स हम बनाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी को हम रिप्लेस करते हैं बाय इक्वल साइन एंड कांस्टेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि एप्सिलॉन एस मींस इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस साइन अपनी जगह है कांस्टेंट एंड डेल्टा आईपी बाय डेल्टा टी। ये जो कांस्टेंट है इसको हम रिप्लेस करते हैं बाय एम। ठीक है, और बाकी तो वही है डेल्टा आईपी बाय डेल्टा टी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे ये एम क्या है, वेयर एम इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं, ये जो है एम। अब इसी को हमने जो है फाइंड आउट करना है कि फिर एम की वैल्यू कितनी होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने इस m को फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से हमने m को फाइंड आउट करना है तो डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी पे हम जो दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू ई एस
डिवाइडेड बाई डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी लैट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक वो काम किया हुआ है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो अब जो ये अक्सर स्टूडेंट फिर इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव साइन तो खामखा कहाँ पे गायब हो गई। तो ये बात याद रखें कि ये नेगेटिव साइन जो है आपको ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या जो करंट इंड्यूस हो रहा है, वो हमारे पास क्या करता है, ओरिजिनल करंट की अपोजिशन करता है या चेंज इन द करंट की क्या करता है, अपोजिशन करता है। ये इसके लिए इंड्यूस ईएमएफ के लिए है ये नेगेटिव साइन कि इंड्यूस ईएमएफ जो है या इंड्यूस करंट जो है ये अपोजिशन करता है इस ओरिजिनल करंट में चेंज की, जो करंट में चेंज आ रहा है उसी की क्या करता है, अपोजिशन करता है। देखिए यहाँ पे तो हम एम की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो एम का तो इस नेगेटिव साइन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप लोग जो है पढ़ते थे स्प्रिंग कांस्टेंट में, हम लिखते हैं ना F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हम इस तरह लिखते थे ना F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स और जो रिस्टोरिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स ए एफ और रिस्टोरिंग हम लिखते हैं, लेकिन अगर हम के की वैल्यू निकालते थे तो हम जस्ट एफ रिस्टोरिंग डिवाइडेड बाय एक्स लिखते थे, हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते थे, क्योंकि नेगेटिव साइन शो करता है आपको एक्स और एफ जो रिस्टोरिंग है उनके दरमियान रिलेशन के बारे में था, के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो है ये आपको इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट और ओरिजिनल करंट के दरमियान रिलेशन बताता है, उसका एम के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाते। तो अब जो है ये तो हमारे पास फार्मूला आ गया, एम इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3 मैथमेटिकल फॉर्म। अब जो है इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। हेनरी इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो अगर आप साइंटिस्ट के नेम को एज ए यूनिट यूज करोगे तो आपने स्मॉल में लिखना होगा, लेकिन अगर सिंबल आप लिखेंगे तो कैपिटल H, ठीक है। अब 1 हेनरी कितने के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे 1 हेनरी की डिफिनेशन लिखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल विल बी 1 हेनरी इफ the current is changing at the rate of 1 ampere per second in primary and causes an induced EMF of 1 volt in the secondary। हमारे पास जो है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन तभी 1 हेनरी होगा अगर हमारे पास चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा हो, कितना हो रहा हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज आ रहा हो। अगर करंट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1 एम्पियर पर सेकेंड, और इस चेंज की वजह से हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो, 1 वोल्ट। तो उस टाइम जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो कितना होगा, 1 हेनरी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम की जगह मैं लिखता हूँ 1 हेनरी, ठीक है। ये जो ईएमएफ है वोल्टेज ये हमारे पास आ जाएगा 1 वोल्ट, और ये करंट जो है हमारे पास है 1 एम्पियर और टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये बराबर है 1 वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड। मतलब कि अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल में करंट में कितना चेंज आ रहा हो, 1 एम्पियर पर सेकंड, और उस चेंज की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो, 1 वोल्ट, तो जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो फिर कितना होगा, 1 हेनरी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि थर्ड डिवीजन है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई एम्पियर। सो हेनरी जो है ये बराबर है वोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाई एम्पियर। तो ये आप जो है ये दोनों यूनिट्स आपने ज़हन में रखने होंगे कि हेनरी जो है वो कितने किस चीज़ के बराबर होते हैं, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि 1 हेनरी किस चीज़ के बराबर है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये आपने ध्यान में रखना होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल में किस तरह ईएमएफ इंड्यूस होता है, हमने प्राइमरी कॉइल में वो कौन सा फैक्टर होता है जिसको हमने चेंज करना होता है जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।